हमने पिछले लेक्चर में वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में पढ़ लिया था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डिस्कस किया था। वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्ट्रक्चर डिज़ाइन, आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन की सबसे पुरानी मेथड है, काफ़ी सुरक्षित मेथड है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इससे ज़्यादा एक्यूरेट, इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड्स डेवलप होते गए। लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा सुरक्षित है और हमारी इनिशियल मेथड है स्ट्रक्चर डिज़ाइन की। तो इस चैप्टर में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड को थोड़ा सा देखेंगे और सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है ये देखेंगे। सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन को डिज़ाइन कैसे करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। जो हमारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो जो मेन एजम्पशंस हैं वो है लीनियर इलास्टिसिटी का। हमारे जो मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल उपयोग होता है, कंक्रीट और स्टील, इन दोनों को हमने पूरी तरह से प्रत्यास्थ माना है, इलास्टिक माना है। और सेफ्टी के लिए हमने स्ट्रेसेस का लेवल रिस्ट्रिक्ट किया है। एक सीमा से ज़्यादा स्ट्रेसेस का हम यूज़ डिज़ाइन के लिए नहीं करेंगे, वो हमारे वर्किंग स्ट्रेसेस होते हैं। जो हमारे अलाउबल स्ट्रेस हैं किसी भी मटेरियल में, परमितिक बल हैं, परमितिक प्रतिबल हैं, वो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और उन्हें निकालने के लिए हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा गुणांक का उपयोग करते हैं। सुरक्षा गुणांक कंक्रीट के लिए हम 3 मानते हैं, जबकि स्टील के लिए हम 1.8, 1.9 लगभग मान लेते हैं। तो ये मेथड काफ़ी सरल है। इसमें हम लोड के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लोड को हम इंक्रीज नहीं करते हैं, लोड फैक्टर का यूज़ नहीं करते हैं जैसा कि हम अल्टीमेट लोड मेथड में करते हैं। इसमें हम केवल स्ट्रेसेस को घटा के वर्किंग स्ट्रेस में बदल लेते हैं, और स्ट्रेस के लेवल को घटाने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का उपयोग करते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम रेनफोर्स्ड क्यों करते हैं स्ट्रक्चर को और कैसे करते हैं। हमारा कंक्रीट टेंशन में काफ़ी वीक होता है, कंप्रेशन में मजबूत होता है। टेंशन में वीक होने की वजह से उसे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए हम रेनफोर्समेंट का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज ओवरऑल स्ट्रेंथ। हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? हम स्टील के रॉड यूज़ कर सकते हैं, वायर यूज़ कर सकते हैं, जालियां यूज़ कर सकते हैं, रस्सियां यूज़ कर सकते हैं। इन सबको हम कंक्रीट में एम्बेड कर देते हैं, कंक्रीट के भीतर डाल के अपने कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। जो भी हम इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं उसे एक कॉमन टर्म दिया है रिवार। रिवार का यूज़ टेंसाइल फोर्सेस को सहन करने के लिए होता है। हम रिवार के तौर पे स्टील का ही यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। स्टील का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत अच्छा होता है, इसलिए कम मटेरियल उपयोग करने पे भी अच्छी स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। और स्टील और कंक्रीट का थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट लगभग बराबर होता है, तो टेम्परेचर चेंज होने पे इनमें डिफरेंशियल एक्सटेंशन नहीं होता है, डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, और इनका बॉन्ड परफेक्ट बना रहता है। ये दोनों मटेरियल मिलके एक सिंगल कंपोजिट मटेरियल के तौर पे काम करने लगते हैं। इसलिए हम
कंक्रीट में रेनफोर्समेंट के लिए स्टील का उपयोग करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूं। अगर हम कंक्रीट के वर्किंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो क्यूब स्ट्रेंथ जो हमारी होती है या FCK या कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो हमें वर्किंग स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर हम स्टील की बात करते हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ में अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वर्किंग स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। अगर हम FY में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज कर लेते हैं, FY में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएंगे। इस तरह से वर्किंग स्ट्रेस निकालना काफी सरल काम है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कुछ एजम्पशंस लिए हैं, मैं आपको पहले इनके बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। एक बार उनको ताजा करने के लिए, उनको फिर से याद करने के लिए मैं बोल देता हूं। वो परिच्छेद जो नमन के पहले समतल थे, नमन के उपरांत भी समतल बने रहेंगे, ये हमारा पहला एजम्पशन है। प्रैक्टिकली हमें ये बताता है कि हमारी बीम में एक कोई परिच्छेद होगा, कोई सेक्शन होगा जहां पे ना टेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा, ना वहां पे लेंथ बढ़ रही होगी हमारी बीम की ना घट रही होगी, वो न्यूट्रल सेक्शन होगा। उसे कट करने वाली एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस होगी। NA से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे हम NA से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते हैं, विकृतियां बढ़ेंगी। हमारा पहला एजम्पशन हमें बताता है कि जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते हैं, विकृतियां बढ़ जाती हैं। इस बिंदु पे विकृति ज्यादा होगी और इस बिंदु पे विकृति ज्यादा होगी, यहाँ पे विकृति शून्य होगी। यहाँ अगर कंप्रेशन है तो यहाँ टेंशन होगा, लेकिन यहाँ ना कंप्रेशन होगा ना टेंशन होगा। इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस की परिभाषा मिल गई हमें, और हमें ये भी मिल गया कि जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या नीचे जाते जाएंगे, स्ट्रेन बढ़ते जाएंगे। दूसरा असम्पशन है देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट विद इन इलास्टिक लिमिट। हमारा कंक्रीट और स्टील दोनों मिलकर एक कंपोजिट मटेरियल बनाएंगे, इनके बीच में परफेक्ट बॉन्ड होगा और दोनों एक कंपोजिट मटेरियल के तौर पे वर्क करेंगे। अगला है स्टील एंड कंक्रीट बिहेव एज लीनियर इलास्टिक मटेरियल। ये हमारा बेसिक एजम्पशन है। हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये माना है कि स्टील और कंक्रीट में जितने भी स्ट्रेसेस आएंगे विद इन इलास्टिक लिमिट होंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियर होगी, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन का अगर कर्व बनाएंगे तो वो एक सीधी लाइन के रूप में ही आएगा, इसमें और कुछ नहीं होगा। प्रतिबल विकृतियों के समानुपाती होंगे, हुक का नियम वैलिड होगा। ये सारी चीजें हमें अपने इस असम्पशन से पता चलती हैं। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण असम्पशन है ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय रेनफोर्समेंट एंड नन बाय कंक्रीट। जितने भी तनन प्रतिबल आएंगे वो सारे के सारे रेनफोर्समेंट हमारा स्टील लेगा और कंक्रीट में कोई तनन प्रतिबल नहीं माना जाएगा। जैसे हमारी ये बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ पे स्टील डला हुआ है, तो सारा का सारा कंप्रेशन इतने हिस्से में होगा और सारा का सारा टेंशन केवल इस स्टील में होगा। ये जो मटेरियल है वो इसे जोड़ने का काम करेगा, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टेंशन के लिए, ये टेंशन नहीं लेगा, इसमें कोई टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस नहीं माने जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण असम्पशन है। अगला है स्टील के स्ट्रेस और कंक्रीट के स्ट्रेसेस को रिलेट करने के लिए हम मॉड्यूलर रेशो का उपयोग करेंगे, m का उपयोग करेंगे और m का मान
280/3 सिग्मा CBC माना जाएगा। और आखिरी है, ये पहले भी हम एक बार थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट इज ए स्ट्रेट लाइन अंडर वर्किंग लोड। कार्यकारी प्रतिबलों की सीमा में, कार्यकारी बलों की सीमा में स्टील और कंक्रीट की स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियर होगी, हुक का नियम पालन होगा। ये हमारे 6 आधारभूत एजम्पशन या मान्यताएं हैं। एग्जाम में ये जरूर आती हैं, तो इन्हें याद करना पड़ेगा। अब सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है? ऐसा सेक्शन जिसमें केवल एक तरफ टेंशन जोन में सरिये का उपयोग किया गया हो। रेनफोर्समेंट का उपयोग केवल वहीं किया गया होगा जिस हिस्से में टेंशन आता है, केवल एक जगह। जैसे कि हमारी ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम का सेक्शन है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंशन नीचे की तरफ आता है, तो इसमें हमने केवल नीचे सरिये दे दिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। यानी हमने जो सरिये दिए हैं वो केवल एक ही तरफ हैं और उस तरफ हैं जहां पर की टेंशन आ रहा था। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम केवल एक तरफ सरिये डाल दें। हमें कुछ सरिये ऊपर डालने पड़ते हैं जो हमारे शियर स्ट्रप को बांधने के काम आते हैं। हमारी शियर स्ट्रप्स इस तरह की संरचना होती है और इसे इस तरह से 4 सरियों की सहायता से ही बांधा जा सकता है, इसलिए इसमें न्यूनतम ऊपर 2 सरियों की जरूरत पड़ेगी। ये जो 2 सरिये हैं ये गिनती में नहीं आते, कैलकुलेशन में नहीं आते, इन्हें हम एंकर वार कहते हैं। तो ये हमारे एंकर वार होते हैं जो गिनती में नहीं आते। इनका पर्पस है कि हमारी बीम का शेप बना रहे, हम शियर स्ट्रप्स को बांध सकें। ये 2 रिवार हम केवल इस पर्पस से यूज करते और इन्हें हम एंकर वार कह देते हैं। तो ये बीम भी सिंगली रेनफोर्स स्ट्रक्चर ही कहलाएगी, क्योंकि जो ऊपर सरिये हैं इन्हें तो हम काउंट करेंगे ही नहीं। हमारे लिए टेंशन केवल ये सरिये ले रहे हैं और इन्हीं को हम काउंट करेंगे, इसलिए ये हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम होगी। ये जो 2 सरिये हैं ये केवल मटेरियल को, ये केवल हमारे शियर स्ट्रप को होल्ड करेंगे, इसलिए इनका पर्पस अलग है। ये स्ट्रेंथ देने के लिए नहीं है, इन्हें फॉल्स मेंबर भी माना जा सकता है। अब हमारी सिंगली रेनफोर्स बीम होती कैसी है, क्या क्या पार्ट होते हैं? तो ये सेक्शन बना हुआ सिंगली रेनफोर्स बीम का। ये बी, यहां से यहां तक की चौड़ाई इसकी विड्थ है। ये टॉप फाइबर से बॉटम फाइबर तक यहां तक की दूरी कैपिटल डी कहलाती है और ये डी ओवरऑल डेप्थ कहलाती है। जबकि हमारे टॉप फाइबर से रेनफोर्समेंट के सेंटर तक की दूरी ये इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम कहलाती है। बी चौड़ाई, स्मॉल डी कहां से कहां तक नापेंगे? टॉप से सरिये के बीचों बीच तक, ये इफेक्टिव डेप्थ। जो स्टील डलता है उस सब का क्रॉस सेक्शनल एरिया AST कहलाता है। परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग एंड कंप्रेशन सिग्मा CBC, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन सिग्मा ST और मॉड्यूलर रेशो M होता है। अगर स्ट्रेन की बात करें, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस की गहराई है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस की गहराई है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस की गहराई है। इसी बात है
कि जो ये x है तो ये वाली दूरी d माइनस एक्स हो जाएगी, यहां तक लेना है, d माइनस एक्स हो जाएगी। ये कंक्रीट का स्ट्रेन है, ये स्टील का स्ट्रेन है। ये जो स्ट्रेस है यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा सीबीसी होंगे। जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आएंगे कंक्रीट में स्ट्रेस घटते हुए 0 हो जाएंगे। अगर हम एवरेज स्ट्रेस की बात करेंगे तो एवरेज स्ट्रेस होंगे वो सिग्मा सीबीसी बाई 2 हो जाएंगे। यहाँ पे इतना तो ये औसत हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस केवल स्टील में होगी, इस लेवल पर ही आएगी। और इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन कंक्रीट बड़ा सिंपल सा है, जो भी स्ट्रेस स्टील में हो उन्हें अगर कंक्रीट में बदलना हो तो m से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम बन जाएगा। ये डायग्राम हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। अब कुछ टर्म्स और उनका कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे निकालेंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस हम दो अलग अलग केस में अलग अलग तरह से निकालते हैं। अगर हमारे सेक्शन में स्टील की मात्रा पहले से नहीं दी गई तो हम बड़े सरल तरीके से न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेते हैं। ये हमारा इक्विवेलेंट स्ट्रेस का डायग्राम है, पिछली स्लाइड में हमने इसे पढ़ लिया था। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, तो इनमें संगत भुजाओं का मान अनुपात बराबर होगा, यानी सिग्मा सीबीसी सिग्मा एस टी अपॉन एम इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। ये वाला रिलेशन हमारा बिल्कुल सही होगा, वही रिलेशन मैंने लिखा है। इसके बटे में ये, इसके बटे में ये और इसके बटे में ये। अब इसे अगर हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू डी अपॉन 1 प्लस सिग्मा एस टी ओवर m सिग्मा सीबीसी। ये फार्मूला हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये हमारे काफी काम आने वाला फार्मूला है और इसे हमें याद करना है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, m सॉरी यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे भी हम x इज इक्वल टू डी अपॉन 1 प्लस सिग्मा एस टी ओवर m सिग्मा सीबीसी, ये हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस निकालने का तरीका होगा। हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, इस पूरी बीम पे कितना कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। तो कंप्रेसिव फोर्स निकालना, तो यहाँ पे S लिखा हुआ है, उसको हमें सिग्मा मानना है। तो कंप्रेसिव फोर्स निकालना बड़ा आसान सा है। कंप्रेसिव फोर्स इस एरिया पे लगेगा, एरिया कितना होगा B इंटू एक्स। प्रतिबल कितने होंगे, सिग्मा सीबीसी प्लस 0/2, ये हो जाएगा C। अगर इसे हम और हल करें तो B इंटू एक्स इंटू सिग्मा सीबीसी बाई 2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट में हम इससे आगे का पोर्शन कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, थैंक यू।